साथियों नमस्कार, मैं संजय शास्त्री आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, पूर्व में हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके बाद अंतिम यूनिट में आता हुआ एक नया विषय वस्तु, नया टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। उस टॉपिक का नाम है एनसीएफ 2005। मित्रों, एनसीएफ 2005 क्या है? बात यह है, और इसे सही भाषा में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005। ये 2005 है ना मित्रों, ध्यान रखना, यह आपके लिए काफी मोटा विषय है, समझने का प्रयत्न करना। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसे पूर्व में हमारे देश का एक अलग सौभाग्य है, सबसे अलग है कि हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की चर्चा कर रहे हैं, जबकि हम आज 2020-21 में जी रहे हैं। कहने का मतलब 15 साल पुरानी उस पॉलिसियों को हम उनका अनुसरण कर रहे हैं, जबकि ये जो फ्रेमवर्क वाली कंडीशंस हैं हर साल बननी चाहिए। हम लोगों ने जैसा मूल्यांकन में पढ़ा था प्रमाणीकृत, तो वो प्रमाणीकृत का मतलब हर साल अपडेट होनी चाहिए। हमने 1986 की शिक्षा नीति को अब तक भी लाद के रखा है। 1952, 1986 सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को हम लोगों ने खूब अनुसरण किया है। 1986 के बाद मित्रों आप कल्पना कीजिए, 1986 के बाद में किसी सरकार ने, मैं तो ही नहीं समझा कि हमें नई एजुकेशन पॉलिसी बनानी चाहिए। अब ये सरकार आई जिसने 2020 में एक नई शिक्षा नीति लेकर के आप लोगों के सामने आई है। 1986 के बाद में 1992 सरकार आती रही, उसी को रिपीट कर दिया गया, रिपीट। 2005 की चर्चा हम 2020 में कर रहे हैं। इसे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है हमारे देश की शिक्षा का। जो राष्ट्र विश्व गुरु कहलाता था वो 15 साल पुरानी प्लानिंग के ऊपर कार्य कर रहा है। खैर, ये सरकार का विषय, अपना विषय नहीं है, अपने को पढ़ने की आवश्यकता है। एनसीएफ 2005 मित्रों, एनसीएफ 2005 ये कोई पहली बार शब्द नहीं है। इससे पहले 1975 में, उसके बाद में 1988 में, इसके बाद में 1995, 88, 2000 में और ये 2005 में। अर्थात आप लोगों के पास में नेशनल फ्रेमवर्क चौथी बार आया है। इसे पूर्व 3 बार और आ चुका है। अब ये है क्या? ये मित्रों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रोफेसर यशपाल, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष कुलपति थे और कभी ये राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में के सदस्य भी रहे हैं, शिक्षा परिषद के सलाहकार रहे हैं। इन महाशय की अध्यक्षता में 21 सदस्यीय कमेटी ने इस पर कार्य किया और सरकार को बताया कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा का स्तर अलग अलग होना चाहिए, किस भाषा में हम पढ़ाई वो माध्यम अलग अलग होना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बात सबसे बेहतरीन तरीके से कही है। वो बात उन्होंने कही कि शिक्षा कैसी हो? शिक्षा बिना बोझ के हो, एजुकेशन विदाउट बर्डन। अर्थात किसी छात्र के कंधे के ऊपर 15 किलो का वजन नहीं होना चाहिए, उसके सर में कोई बर्डन, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। बालक को फ्री छोड़िएगा, फ्री हैंड करने दीजिएगा। जॉन डीवी की शिक्षा पद्धति थी
करके सीखो, ये उसी का अनुसरण एनसीएफ 2005 कहता है। इससे पूर्व में भी जो हमारे आयोग बने हैं उन आयोगों ने भी यही बात कही है। माध्यमिक शिक्षा आयोग है 1952-53 में आया, 1986 की शिक्षा नीति में यही बात, बाल केंद्रित शिक्षा की बात कही है। तो मित्रों यशपाल ने क्या कहा है वो बातें हम आज की इस नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में अध्ययन कर रहे हैं। पढ़िएगा एनसीएफ 2005 भारत में बालक बालिकाओं को बिना बोझ व तनाव के शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया था। ध्यान रखना किसके लिए किया था? बिना बोझ व तनाव की शिक्षा प्रदान करना एनसीएफ 2005 का मूल उद्देश्य था। बिना बोझ, विदाउट बर्डन, एजुकेशन विदाउट बर्डन। एनसीएफ 2005 का आधार 1986 व 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात एनईपी कौन कौन सी थी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 और 1992 एनसीएफ 2005 का आधार था, जिसमें इन शिक्षा नीतियों में बिना बोझ की शिक्षा की बात, इसके अलावा बाल केंद्रित शिक्षा की बात कही गई थी। मित्रों इसके आगे चलिएगा, ये कहता है एनसीएफ 2005 के तहत बालकों में सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए सामाजिक अध्ययन में भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र जैसे विषय जोड़े गए हैं। कौन कौन से? बालक में सामाजिक गुणों का विकास, कि बालक सोशलिज्म कैसे बने, सामाजिक कैसे बने, इस बात को ध्यान में रखते हुए एनसीएफ 2005 ने रिकमेंडेशन किया, एक सिफारिश की, और उन्होंने कहा कि जब तक आप सामाजिक गुणों का विकास करना चाहते हैं तो पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन में भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे विषयों को भी आप शामिल कीजिए। यह कहता है एक सामाजिक सरल व सक्रिय प्रक्रिया है। एनसीएफ 2005 क्या है? एक सामाजिक सरल प्रक्रिया है, इसे आसान बनाया गया है। ये जो आपका एनसीएफ 2005 जो मित्रों आया है, ये सबसे मोटी बात इसमें क्या कही गई है? वो कही गई है कि बालक को एक तो रटने का जो हमारा रटू तोता हम बालक को बनाते थे उससे दूर किया गया, कि बालक रटे नहीं बल्कि क्या करे, बल्कि समझे। बालक समझने का प्रयास करे या करके सीखे। यह बात कौन कहता है? यह बात एनसीएफ कहता है। यह बात जॉन डीवी भी कह रहा था कि बालक करके सीखे, बाल केंद्रित शिक्षा और बिना बोझ की शिक्षा। रटने को बिल्कुल भी उन्होंने मना कर दिया, आपको रटना नहीं है। यदि भाई रटने की काम करते हैं तो फिर चले जाइए वैदिक संस्कृति में, जहां सूत्रों को हम लोग अध्ययन करते थे, केवल रटा करते थे। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता, संस्कृति व प्रगति के उद्धरण से होता है। एनसीएफ 2005 की जब प्रस्तावना लिखी गई थी तो उनमें मित्रों दो बातों का ज्यादा विशेष उल्लेख था कि उनका प्रारंभ कहां से होता है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 का प्रारंभ किन शब्दों से होता है, तो वो होता है, इनका एक निबंध था रविंद्रनाथ टैगोर का, सभ्यता, संस्कृति व प्रगति। सभ्यता, संस्कृति व प्रगति के उद्धरण से होता है। ये तो शब्द थे मित्रों, इसमें इन शब्दों के अलावा जो बात कही गई है, सभ्यता, संस्कृति एवं प्रोग्रेस अर्थात प्रगति, ये क्या था? ये रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध था, इन शब्दों के साथ में एनसीएफ 2005 प्रारंभ होता है। आगे है एनसीएफ 2005 में करके सीखने, ज्ञात से ज्ञात, मूर्त से अमूर्त की ओर नियम पर सर्वाधिक बल दिया गया है। किस पे दिया गया? ज्ञात से ज्ञात की ओर, सरलता से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर सर्वाधिक बल एनसीएफ 2005 देता है।
एनसीएफ 2005 के तहत प्रारंभिक शिक्षा या प्रारंभिक कक्षा के छात्रों को गणित व्यावहारिक ज्ञान से जोड़कर सिखाने पर बल दिया है कि बालक को हम गणित क्यों पढ़ाएं। जैसे हमने एक बालक को सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए सामाजिक की बात कही है, लेकिन जब एक बालक मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए जाता है और उसे गणित के गुणा भाग का मालूम नहीं होगा तो क्या पढ़ेगा। बालक में शिक्षा का मतलब क्या है, यह एनसीआर 2005 कहता है शिक्षा का तात्पर्य है बालक का सर्वांगीण विकास। बालक का सर्वांगीण विकास यदि कोई चाहता है तो एनसीआर 2005 में भी कहा, इसलिए कि बालक में व्यवहारिक ज्ञान भी पैदा हो, इसलिए उसको गणित का ध्यान दिया। गणित की लंबी आकृतियों का प्रयोग समस्या समाधान हेतु कल्पनाओं व उपकल्पनाओं के निर्माण के लिए किया गया है। कल्पना, बालक में कल्पना का विकास किस प्रकार से हो, एक बालक सृजनशील किस प्रकार से बने, इसलिए आकृतियों के साथ में गणित सिखाने का रिकमेंडेशन एनसीएफ 2005 करता है। एनसीएफ 2005 के तहत प्रारंभिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। मित्रों, ये आरटीई 2009 में आप लोगों ने सुना होगा। आरटीई 2009 कह रहा था प्राथमिक स्तर प्रारंभिक से लेकर 8वीं क्लास तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। यही बात एनसीएफ 2005 भी कह रहा है, क्या होनी चाहिए, मदर टंग अर्थात मातृभाषा। लेकिन मित्रों, दुर्भाग्य यह है हम मातृभाषा समझने के बजाय इसे केवल मातृभाषा समझते हैं। क्या समझते हैं, मातृभाषा। और आज समाज के दो गति हो चुकी है, जो बालक इंग्लिश बोलता है उसकी इज्जत होती है, जो बालक मदर टंग में बात करता है, मातृभाषा में बात करता, उसके लोग खिल्लियां और हंसी उड़ाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं मातृभाषा को हम लोगों ने मातृभाषा समझ लिया है। चलता हूं आगे। एनसीएफ 2005 में शिक्षण कार्य हेतु त्रिभाषा फार्मूला प्रोफेसर यशपाल ने दिया है। प्रोफेसर यशपाल ने क्या बात कही है, प्रोफेसर यशपाल कहता है कि एनसीएफ 2005 में शिक्षण कार्य हेतु त्रिभाषा सूत्र दिया। इन्होंने मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और इंटरनेशनल, मदर टंग, मदर टंग, नेशनल लैंग्वेज और इंटरनेशनल, ये 3 भाषा इन्होंने दी है। मातृभाषा होनी चाहिए, राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए और अंतरराष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। यह बात कहता है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 क्या है, अब इसके बारे में थोड़ी आप विस्तृत से एक बात समझने का प्रयत्न करना। मित्रों, एनसीएफ 2005 जो है निर्माण व इसकी अध्यक्षता किसने की थी, प्रोफेसर यशपाल शर्मा ने, जो कहां के कुलपति थे, ये कुलपति थे डीयू के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। ठीक है। इसके सचिव थी श्वेता उत्पल। श्वेता उत्पल थी सदस्य 35 व 3 एनसीईआरटी से थे। राजस्थान के सदस्य थे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों, रोहित घनकर राजस्थान का सदस्य था यह व्यक्ति। चर्चाएं 21 फोकस समूह है, ये क्वेश्चन आएगा आपके पास में। एनसीएफ 2005 में कितने सदस्यों ने एनसीएफ के ऊपर चर्चा की, तो क्वेश्चन आया हुआ भी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत कितने केंद्र समूह गठित किए गए थे, तो मित्रों 21 भाषाएं, 22 भाषाओं की बात की गई है। 22 भाषाओं मित्रों, जहां पर आपको बताऊं मैं 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची के तहत 22 जो लैंग्वेज हैं उनको दर्जा इसमें दिया गया है और स्वीकार किया 17 राज्यों द्वारा। एनसीएफ 2005 को कितने राज्यों ने स्वीकार किया,
तो 17 राज्यों ने। मित्रों इसमें कितने क्वेश्चन आप लोगों के तैयार होते हैं? पहला क्वेश्चन है एनसीएफ 2000 का निर्माण किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में हुआ। एनसीएफ 2005 का जो सचिव कौन था? तो श्वेता उत्पल। कौन थी? श्वेता उत्पल। जबकि मित्रों इसका निदेशक जो था वो थे कृष्ण कुमार। सदस्य थे 35 एनसीईआरटी से, लेकिन ध्यान रखना कार्य मात्र 21 ने सर्वाधिक किया है। राजस्थान का सदस्य एकमात्र सदस्य था रोहित घनकर। क्या नाम था? रोहित घनकर। अगला है चर्चा किसने की? तो 21 फोकस सदस्यों ने या समूह ने, और भाषा 22 लैंग्वेजों के माध्यम से थी। स्वीकार 17 राज्यों ने किया है। भारत में अब तक एनसीएफ का संचालन 4 बार हो चुका है। 1975 में, 1988 में, 2000 में और 2005 में। जो बात मैं पहले आपको कह चुका हूं, 2005 कौन सी दफा आया था? तो ये चौथी दफा आया था मित्रों। अगला क्वेश्चन देखना, पाठ्यचर्या क्या है, इसके बारे में क्या बातें कही गई हैं? अंग्रेजी के कैरिकुलम का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी का कैरिकुलम CURRICULAM कैरिकुलम, ये का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा से है। और यदि इसका शाब्दिक अर्थ लगाएं तो यह होता है रेसकोर्स, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ है दौड़ का मैदान। क्या है इसका शाब्दिक अर्थ? दौड़ का मैदान। रेस कोर्स, दौड़ का मैदान। पाठ्यचर्या, ध्यान रखना कैरिकुलम की शब्द से बना है। तो मित्रों इसकी जो लैटिन भाषा कौन सा शब्द था? तो वो था क्यूरेरे, CURRARE, इससे बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दौड़ का मैदान, रेस कोर्स। पाठ्यचर्या वह दौड़ का मैदान है जिसमें बालक अपने शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु शिक्षक के दिशा निर्देशन में अनुक्रियाएं करता है। यानी शिक्षण को क्या बताया गया है मित्रों? शिक्षण को एक दौड़ का मैदान, एक रेस कोर्स बताया गया है, जिसमें बालक शिक्षक के निर्देशन में अनुक्रियाएं करता है। तो यह बात एनसीएफ 2005 कह रहा है। अगला कहता है कि व्यावहारिक रूप से पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम को एक नहीं माना जा सकता, क्योंकि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या का एक ही भाग है। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का भाग है, इसे एक नहीं मान सकते। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? पाठ्यचर्या और दूसरा है आपका पाठ्यक्रम। सिलेबस और सिलेबस के अलावा है कैरिकुलम। दो शब्द हैं। देखना मित्रों, क्या दोनों में क्या फर्क है? पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या का आशय शिक्षण के किसी विशिष्ट स्तर पर सिखाई जाने वाली एक विषय वस्तु की रूपरेखा का निर्माण करना पाठ्यक्रम है। एक विशिष्ट स्तर पर जो हम सिखा रहे हैं बालक को, उसकी रूपरेखा किस प्रकार से तैयार करते हैं, उसी का नाम पाठ्यक्रम है। समस्त, जबकि विषय वस्तु कौन सी हो, एक विशिष्ट स्तर की हम सिखा रहे हैं, वो तो पाठ्यक्रम है। लेकिन जब समग्र रूप से हम बात करते हैं कि बालक का शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, व्यावहारिक विकास भी हो, अनेक विकास उसके हो, जिसमें समस्त सर्वांगीण विकास बालक का हो, तो वो पाठ्यचर्या कहलाता है। समस्त विषय वस्तु की रूपरेखा निर्माण करना पाठ्यचर्या है। पाठ्यचर्या संपूर्ण शिक्षा क्रम को परिदृश्य, पाठ्यचर्या संपूर्ण शिक्षा क्रम का परिदृश्य है, यह बात फ्रोबेल कहता है। किंडरगार्टन विधि के जो जनक हैं फ्रोबेल, उन्होंने कहा क्या
कि पाठ्यचर्या संपूर्ण शिक्षा का एक परिदृश्य है। अब देखना दोनों में फर्क क्या है। व्हाट डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स कैरिकुलम एंड सिलेबस। देखना मित्रों, पाठ्यक्रम पूर्ण करना, पाठ्यक्रम पूर्ण करना कि भाई हमने केवल 10 पाठ पढ़ाने हैं अर्धवार्षिक परीक्षा तक, ये मेरा लक्ष्य है। वार्षिक परीक्षा तक मुझे पूरे के पूरे मेरे 20 लेसन कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ये किसका है? ये पाठ्यक्रम सिलेबस कहता है। जबकि पाठ्यचर्या कहती है कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। आग तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में जलनी चाहिए। हो हल्ला करना मेरा मकसद नहीं, केवल तस्वीर बदलनी चाहिए। यह बात पाठ्यक्रम केवल आपका सिलेबस पूरा कराने के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि पाठ्यचर्या बालक का सर्वांगीण विकास चाहती है, उसके व्यवहार में परिवर्तन करवाना कहता है। उद्देश्य प्राप्ति का साधन है, जबकि पाठ्यचर्या उद्देश्य प्राप्ति का एक साध्य है। शिक्षक छात्रों की क्रियाओं का समावेश होता है, शिक्षक प्लस छात्र की क्रिया का समावेश होता है, जबकि विद्यालय के सभी संसाधनों का समावेश होता है, जिसमें टीचर भी है, जिसमें एचएम भी है, जिसमें खेल का प्लेग्राउंड भी है, जिसमें आपका आईटी लैब भी है, जिसमें लाइब्रेरी भी है, जिसमें सह शैक्षिक गतिविधियां भी हैं, जिसमें खेल कूद भी है, जिसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है। ये सारे के सारे संसाधन जो हैं वो पाठ्यचर्या में शामिल होते हैं। पाठ्यक्रम एक बहुत छोटा क्षेत्र है साहब, एक छोटा क्षेत्र है जो केवल कक्षा के अंदर तक का कार्य करता है। संकुचित क्षेत्र है। कक्षा मुझे 1 घंटे में मुझे क्या पढ़ाना है, ये बात पाठ्यक्रम बताता है। लेकिन पाठ्यचर्या का बहुत बड़ा व्यापक वाइड क्षेत्र है। यह बालक के 365 दिन का नहीं, बल्कि प्रारंभिक से लेकर अंत तक की पूरी दिशा निर्देश प्लानिंग बनाता है, जिसमें 365 एक जो शैक्षिक वर्ष है उसमें बालक कौन कौन सी गतिविधियां करेगा, कितना समय बालक पढ़ेगा, कितना समय बालक खेलेगा, किस समय क्या करेगा, यह बात पाठ्यचर्या तय करती है। इसके अल्पकालीन है, मात्र पाठ्यक्रम एक कक्षा के लिए 1 वर्ष का होता है, जबकि पाठ्यचर्या बहुत लंबे समय तक दीर्घकालीन है। समझ रहे मेरी बात? सिलेबस बहुत छोटा है जो कि 1 वर्ष का, वो भी मात्र कुछ दिनों में पूरा कर लिया जाता है, जबकि इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, दीर्घकालीन है, लंबी प्रक्रिया चलती है। इसमें शिक्षक केंद्रित है, किसमें? सिलेबस में, क्योंकि बालक आश्रित है एक शिक्षक के ऊपर कि एक शिक्षक उसे पूरा का पूरा ज्ञान शिक्षक के माध्यम से मिलेगा, जिसका आधार सिलेबस होगा। आपने मालूम है जॉन डीवी ने शिक्षा को 3 ध्रुव बताया है, पहला बालक, दूसरा अध्यापक और तीसरा पाठ्यक्रम, जबकि एडम्स कहता है शिक्षा 2 ध्रुवी है। लेकिन हम लोग मानते हैं वर्तमान में शिक्षा के 3 ध्रुव हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। यह शिक्षक केंद्रित है क्योंकि छात्र डिपेंड शिक्षक पे है और दोनों की कनेक्टिविटी का माध्यम पाठ्यक्रम है, जबकि शिक्षार्थी केंद्रित है। एनसीएफ 2005 कहता है बाल केंद्रित शिक्षा कि कौन से केंद्रित? बाल केंद्रित, जिसमें शिक्षक को मेन लीड रोल में नहीं दिया, बल्कि लीड रोल में एक बालक है। बालक की चाह के अनुसार, बालक की आवश्यकता के अनुसार शिक्षक अध्ययन करवाएगा, ये एनसीएफ 2005 कहता है। बालक के ऊपर आप बोझ नहीं डालेंगे, बालक को आप तनाव नहीं देंगे, बालक की जब इच्छा होगी, जब पढ़ेगा, जब सीखेगा, यह बात एनसीएफ कहता है। आरटी 2009 भी कहती थी ये बात 16 और 17 धाराओं में, उसके लिए स्वर्णमयी धारा कही गई है। यह कहता है कोई भी फेल नहीं होगा और एक शिक्षक उसे दंड भी नहीं दे सकता। उसी का रिप्रेजेंटेशन यहां पर दिखता है हमें कि शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। विषय वस्तु
के ऊपर आधारित है आपका पाठ्यक्रम। साइकोलॉजी पढ़नी है, जियोग्राफी पढ़नी है या हिस्ट्री पढ़नी है, ये केवल विषय के ऊपर आधारित है, विषय वस्तु के ऊपर है। जबकि पाठ्यचर्या शिक्षा का क्रम तय करता है। क्या पढ़ेगा बालक, कहां पढ़ेगा बालक, कैसे पढ़ेगा बालक, संसाधन क्या होंगे, कितने समय में पढ़ेगा, ये सारी बात पाठ्यचर्या में तय होती हैं। शैक्षिक गतिविधियों तक पाठ्यक्रम शामिल कर दिया जाता है, जबकि शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियां दोनों पाठ्यक्रम में, पाठ्यचर्या में मित्रों शामिल होती हैं। ये दोनों का डिफरेंस मैं आप लोगों को बता चुका हूं मित्रों। इसके आगे है पाठ्यचर्या के प्रकार। पाठ्यचर्या के प्रकारों को यदि हम देखते हैं, यह बाल केंद्रित पाठ्यचर्या है। किसके केंद्रित है, बाल केंद्रित। ये एनसीएफ 2005, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 86, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 92 और आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षा बाल केंद्रित ही होनी चाहिए। अनुभव केंद्रित पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या कैसी हो, अनुभव केंद्रित। ऐसा नहीं कि शिक्षक अनुभवहीन हो। ये कहती है कि एक शिक्षक के पास में न्यूनतम अहर्ता होनी चाहिए, न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए। फिर है शिल्प केंद्रित पाठ्यचर्या। शिल्प केंद्रित का मतलब होता है कि करके सीखना। किसे, करके सीखना। अब करके कैसे सीखेगा, करके सीखेगा बालक, हाथों को अपने हिलाएगा। कहने का मतलब होता है कि इसमें व्यावसायिक दक्षता, एक बालक को व्यावसायिक दक्षता देनी चाहिए। शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि उसे हमने रटन तोता बना दिया और बालक पढ़ने के बाद में चला गया। नहीं, शिक्षा का तात्पर्य यह होता है कि एक बालक पढ़ने के साथ साथ व्यावसायिक दक्षता को भी प्राप्त करे। शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ शैक्षिक गतिविधियां भी करे, जिसमें बालक अपना अर्थ का उपार्जन कर ले। विषय वस्तु केंद्रित पाठ्यचर्या होनी चाहिए। विषय वस्तु तो चाहिए ना, सिलेबस के आधार पर पाठ्यचर्या हो, विदाउट सिलेबस नहीं है। अभी मैं कह रहा था कि सिलेबस इट इज ए पार्ट ऑफ कैरिकुलम। पाठ्यचर्या का भाग पाठ्यक्रम है, न कि पाठ्यक्रम का भाग पाठ्यचर्या। तो सहसंबंध आधारित होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए सहसंबंध, एक टीचर में और एक स्टूडेंट में, दोनों में भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए, जिससे बालक अपनी समस्याओं का बखान शिक्षक के पास में कर सके। और शिक्षक को एक आदर्श संबंध स्थापित करना चाहिए छात्र के सामने। यदि शिक्षक अपने अहम में रहेगा तो मित्रों बालक उसके साथ में जुड़ नहीं पाएगा। इसलिए दोनों के मध्य सहसंबंध होना चाहिए। क्रियात्मक पाठ्यचर्या हो, जहां मैं बात जॉन डीवी की कर रहा था, यह पाठ्यक्रम कैसा हो, क्रियात्मक पाठ्यक्रम हो। बालक पढ़ने के साथ साथ में कुछ करे भी, एक नया सृजनशील करे, एक नई चीज का आविष्कार करे, जिससे बालक का दिमाग खुले, दिमाग की बत्ती जले और सृजनात्मकता उसके दिमाग में आए। एकीकृत पाठ्यचर्या होनी चाहिए और कोर पाठ्यचर्या होनी चाहिए। कोर का मतलब किसी कमेटी के द्वारा गठित पाठ्यचर्या होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 कहता है। पाठ्यचर्या निर्माण के आधार देखिएगा किस प्रकार से होनी चाहिए, क्या क्या आधार होनी चाहिए यदि हम पाठ्यचर्या बनाने का प्रयास भी करें। यशपाल जी की कमेटी कह रही थी ये बात, क्या कहती है, इन्होंने कहा है कि दार्शनिक आधार होना चाहिए। कौन सा आधार, शिक्षा का दार्शनिक आधार भी होना चाहिए। यदि दार्शनिक आधार नहीं होगा तो समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए शिक्षा का दार्शनिक आधार, एक फिलोसोफिकल बेस होना चाहिए।
मनोवैज्ञानिक आधार भी चाहिए, क्योंकि पाठ्यचर्या मनोवैज्ञानिक आधार पर बालक की आवश्यकताओं को समझते हुए उसके आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। वैज्ञानिक आधार का मतलब होता है निदानात्मक और उपचारात्मक। ये दोनों प्रकार का शिक्षण होना चाहिए, और ये केवल और केवल वैज्ञानिक आधार से ही संभव है, अन्यथा नहीं है। एक बालक को आप लगातार मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ा तो रही है सर, लेकिन बालक में कोई समस्या है तो उनका निदान किस प्रकार से करेंगे? तो उसके लिए वैज्ञानिक आधार हमें चाहिए, हमें साइंटिफिक बेस चाहिए, वैज्ञानिक आधार होना जरूरी है। ऐतिहासिक आधार, हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़े भाई, कैसे पढ़े? तो इसका आधार भी हिस्ट्रिकल होना चाहिए, ऐतिहासिक आधार हो। जब हम चित्तौड़ को पढ़ रहे हैं तो चित्तौड़ का परिदृश्य भी हमें देखना चाहिए, इतिहास से टच में होना चाहिए। हम जब शिक्षा पद्धति पढ़ रहे हैं तो शिक्षा पद्धति का आधार गुरुकुल से जोड़ना चाहिए एक शिक्षक को। हम लोग पढ़ाई के लिए विद्यालय में आए, क्यों आए हैं, उसका संबंध भी स्थापित होना चाहिए। इसलिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आधार बालक की शिक्षा के लिए जरूरी है। सामाजिक आधार, बालक को आप पढ़ा देंगे सारी बातें, लेकिन यदि उसके सामाजिक गुणों का विकास नहीं होगा तो बालक सही मायने में शिक्षा को प्राप्त नहीं किया। इसलिए कौन सा आधार होना चाहिए? सामाजिक आधार भी होना चाहिए। आगे है सांस्कृतिक आधार। मित्रों, हम भारत जैसे देश में रहते हैं जहां रोज त्योहार होते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी वाणी, हमारा परिवेश, हमारी वेशभूषा, हमारी भाषा हर 5 किलोमीटर के बाद में बदल जाती है। इसलिए बालक को आप इतना पाश्चात्य संस्कृति का शिष्य मत बना देना कि वो भारतीय संस्कृति को ही भूल जाए। नहीं, उसके पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति के पाठ सिलेबस को भी शामिल करना चाहिए। होली, दीपावली, ईद, भाई दूज, ओणम, गणगौर, क्रिसमस, क्या करते हैं हम, क्यों करते हैं, इनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? हम दीपावली क्यों मनाते हैं, होली क्यों मनाते हैं, वसंत पंचमी क्यों मनाते हैं, इनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? इससे मित्रों बालक सांस्कृतिक कार्यक्रम या सांस्कृतिक आधार भी बालक का तैयार होगा। तो यह बात कहता है आपका पाठ्यचर्या निर्माण के आधार कौन कौन से होने चाहिए? दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक। अगला टॉपिक है एनसीएफ 2005 के मित्रों एम क्या है, टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या था एनसीएफ 2005 को बनाने का, जिसका आज भी हम लगभग 15 साल बाद भी अनुसरण कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि सौभाग्य है। बिना बोझ व तनाव की शिक्षा प्रदान करना इसका मूल उद्देश्य है। शिक्षा हो लेकिन कैसी हो? बिना बोझ की हो। सामाजिक गुणों का विकास बालक में होना चाहिए। रटने की प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। बालक को आप रटू तो नहीं बल्कि करके सीखने का अभ्यास करवाना चाहिए। बालक की योग्यता व क्षमता के अनुसार विषय वस्तु का निर्माण करना चाहिए। कहने का मतलब है बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए जो बालक की आवश्यकताओं को समझे। बालक की क्रियाशीलता में वृद्धि करना एनसीएफ का उद्देश्य है। शिक्षकों की क्रियाशीलता में वृद्धि करना, शिक्षकों को प्रेरक के रूप में तैयार करना और कंप्यूटर व पर्यावरण शिक्षा का अनिवार्य करना। सबसे बड़ी बात अंतिम में कही है जो कि अनिवार्य है वर्तमान समय में। कंप्यूटर की अनिवार्यता के साथ साथ में पर्यावरण एनवायरमेंट की शिक्षा भी देना है। तो यह था मित्रों एनसीएफ 2005 का टॉपिक क्लियर हुआ है। मैंने आपको विस्तृत रूप से आप एनसीएफ 2005 की आवश्यकता, आधार, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताई है। एक नई विषय वस्तु के साथ, नए टॉपिक के साथ मित्रों मैं हाजिर हूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।